Hello everyone, hope everyone is doing fantastic. I welcome you all to this new lecture session with me Shashank Awasthi, your instructor for the course of Design of Steel Structure. बहुत अच्छा लग रहा है ये चौथे सेशन में आप लोगों के साथ बात करके। जैसे प्रीवियस ट्रेंड चलता आ रहा है जो हम इससे पहले चला रहे थे, तो मैं 1 मिनट या 2 मिनट में ज़रा छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक की हमने जो लेक्चर अटेंड किए थे उसमें। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखा था, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, ज़रा उनको एक बार देख लें। लेक्चर नंबर 3 में वी हैव सीन सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था फॉर एन इलास्टोप्लास्टिक मेंबर। देन वी हैव सॉल्व्ड दिस, देन वी हैव ये उसी का पार्ट है, उसी क्वेश्चन का, ये भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है। मैंने कहा था अल्फा की वैल्यू को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, फिर हमने कोलैप्स लोड के बारे में पढ़ा था कि कोलैप्स लोड क्या होता है, हमने पढ़ा था कि मैकेनिज्म क्या होता है, हमने पढ़ा था प्लास्टिक हिंजेस के सफिशिएंट नंबर क्या होते हैं, अनस्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें पिछली क्लास में हो चुकी हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोलैप्स लोड निकालने के लिए हम जिस थ्योरम का उपयोग करते हैं वो होता है वर्चुअल वर्क थ्योरम, जिसमें इंटरनल वर्क डन को एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हम लोग पुट कर देते हैं, और हमने इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ली थी। फिर हमने क्या किया था, हमने इन दोनों मेथड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कौन से 2 मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कोलैप्स लोड की वैल्यू को निकालते हैं। एक होता है स्टैटिक मेथड, एक होता है काइनेमेटिक मेथड। स्टैटिक को लोअर बाउंड थ्योरम भी कहते हैं, इसको अपर बाउंड थ्योरम भी कहते हैं। इसमें जो लोड की वैल्यू मिलती है हमारे पास वो कम होती है अल्टीमेट लोड से, इसमें ज़्यादा वैल्यू मिलती है, इसलिए इसको इस वाले मेथड का ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, इस वाले मेथड को ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि काइनेमेटिक मेथड इक्विलिब्रियम कंडीशंस को और मैकेनिज्म कंडीशंस को देखता है, और स्टैटिक मेथड इक्विलिब्रियम कंडीशंस को और यील्ड कंडीशंस को देखता है, ठीक है। फिर हमने काइनेमेटिक मेथड का उपयोग करके अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ा था कि जो डिफरेंट केसेस होते हैं। जैसे पहला केस सिंपली सपोर्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड वाला केस था, जिसमें हमने अल्टीमेट लोड की ये कुछ वैल्यू निकाली थी। सिमिलरली हमने अगले केस के बारे में भी पढ़ा था, द नेक्स्ट केस सिंपली सपोर्ट बीम विद यूडीएल, ये वाला केस भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके लिए हमने ये जो वैल्यू निकाली थी इसकी वैल्यू आई थी 8 MP/L² यहाँ पे, ठीक है। देन द थर्ड केस दैट इज अ फिक्स्ड बीम विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड केस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें P की वैल्यू 8 MP/L आई थी हमारे पास। फिर हमने कंपेयर किया था सिंपली सपोर्टेड बीम को फिक्स्ड बीम के साथ। फिर उसके बाद हमने फिक्स्ड बीम चौथे केस पे आ गए थे, फिक्स्ड बीम विद यूडीएल वाला केस, और ये जो फिक्स्ड बीम विद यूडीएल वाला जो केस था इसकी वैल्यू आ गई थी 16 MP/L²। हमें क्या पता चला था, हमें ये पता चला था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जितना हमें कोलैप्स लोड के लिए लोड लगाना पड़ता है उससे 2 गुना लोड हमें लगाना पड़ता है एक फिक्स्ड बीम के केस में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल विच वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी आर बिगिनिंग विथ लेक्चर नंबर 4, दैट इज प्लास्टिक एनालिसिस का लास्ट पार्ट होगा ये मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इस लास्ट पार्ट में what we are trying to do is that we are trying to continue with the point जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। हमने कहाँ छोड़ा था इसको, हमने छोड़ा था केस नंबर 4 पे। अब केस नंबर 5 पे आ जाते हैं। केस नंबर 5 इज propped cantilever beam with concentrated load, propped cantilever beam with concentrated load इस ये केस है हमारे पास, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में सबको पता है कि propped cantilever beam कैसी नज़र आती है। ऐसी कुछ नज़र आती है जहाँ एक साइड में सपोर्ट होता है, दूसरे साइड में फिक्स होता है, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो हम एक स्टैंडर्ड केस लेके देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, यहाँ पे L/2 की डिस्टेंस पे। ओवरऑल लेंथ है हमारे पास L के बराबर यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PU, U की वैल्यू कितनी है हमें पता है। वर्चुअल वर्क थ्योरम जो है हमारे पास, उसके अनुसार हमारे पास सिंपल इंटरनल वर्क डन जो होता है उसको एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हमें करना होता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारे पास कितना होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस बीम को
तोड़ना पड़ेगा दो हिस्सों में, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। देखो मैकेनिज्म बनेगा। अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो एक तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है और एक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, और क्योंकि ये तो हिंज वाला पॉइंट है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा नहीं। द फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल बी अकरिंग एट दिस पॉइंट एंड द सेकंड प्लास्टिक हिंज विल बी अकरिंग एट दिस पॉइंट। ये दो प्लास्टिक हिंजेस डेवलप होंगी हमारे पास इन पॉइंट्स पे। जब ये दो प्लास्टिक हिंजेस डेवलप हो जाएंगी देन वी कैन से दैट अ मैकेनिज्म हैज फॉर्म्ड। और मैकेनिज्म का मतलब मैं बता चुका हूँ, मैकेनिज्म का मतलब होता है इट इज एन अनस्टेबल कंडीशन, एक अनस्टेबल कंडीशन फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों प्लास्टिक हिंजेस की वर्च्यू से हम ये कह सकते हैं कि नाउ द बीम इज गोइंग हैज बीन कोलैप्स्ड। ठीक, सो मूविंग फॉरवर्ड इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे नीचे बना देता हूँ जिससे समझने में आसानी जाएगी। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो दो पार्ट्स है ना, अगर मैं इसको ए सी बी नाम देता हूं तो ये जो ए सी पार्ट है और ये जो सी बी पार्ट है ये स्ट्रेट है, दीज आर स्ट्रेट मेंबर्स। ठीक है, यानी ये एक तरीके से ये रिजिड मेंबर की तरह एक्ट करेंगे, इनमें बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि इन पॉइंट्स पे, किन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे प्लास्टिक हिंजेस डेवलप हो रही हैं, और प्लास्टिक हिंजेस के डेवलप होने के बाद जो डिफॉर्मेशन आता है उस डिफॉर्मेशन में यहाँ पे कोई भी बेंडिंग को अज्यूम नहीं किया जाएगा। ये दोनों के दोनों जो मेंबर हैं ये दोनों मेंबर स्ट्रेट होंगे, बोथ दीज मेंबर्स आर गोइंग टू बी स्ट्रेट। ठीक है, फाइन। सो अब EWD यानी एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है? एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू हमने इससे पहले बताई थी, इट इज द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो अज्यूम करते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट पे जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आया है हमारे पास वो डेल्टा के बराबर है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, PU इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरनल वर्क डन, दैट इज इंटरनल वर्क डन इज नथिंग बट the value of MP, ये अगर अल्फा है यहाँ पे तो ये अल्फा हो गया और ये हो गया थीटा, और हमें पहले से ही पता है कि थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा के बराबर होता है। सिमेट्री से हम इससे पहले वाले केसेस में देख चुके हैं। तो इंटरनल वर्क डन विल बी इक्वल टू MP इंटू अल्फा एट पॉइंट A प्लस MP इंटू थीटा एट पॉइंट B, और थीटा को ही मैं 2 अल्फा भी लिख सकता हूँ, ये A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो द वैल्यू इज गोइंग टू कम टू 3 MP अल्फा, जहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज, हमने इससे पहले वाले उसमें निकाला था। इसकी वैल्यू को कैसे, ये ट्राइंगल को कंसिडर करके, अगर ये L/2 का ट्राइंगल है जिसमें ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई L/2। सो व्हाट वी कैन से इज अल्फा इंटू L/2 इज इक्वल टू डेल्टा। ये मैं इससे पहले बता चुका हूँ 4 बार आपको। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो। इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पुट कर दो, तो PU इंटू डेल्टा इज इक्वल टू थ्राइस MP इंटू अल्फा, जहाँ डेल्टा की वैल्यू को फिर ये अल्फा इंटू L/2 पुट कर दो, तो हमारे पास वैल्यू आती है MP थ्राइस MP इंटू अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी PU इज इक्वल टू 6 MP बाय L, PU इज इक्वल टू 6 MP बाय L, एंड दिस वाज द वैल्यू विच, ये वो लोड की वैल्यू है जिस लोड पे ये बीम कोलैप्स हो जाएगी, ये उसकी कोलैप्स लोड की वैल्यू है प्लास्टिक एनालिसिस से जो हमने पता लगाई थी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, अब 5वां केस हो चुका है, सबसे आखिरी केस और सबसे अति महत्वपूर्ण जो केस है इज द 6th केस। द 6th केस इज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम विथ UDL। अब ये केस थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि इस केस को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, द केस विल बी,
वेरी इजी। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये केस सबसे अलग क्यों है। वाई इज दिस केस द मोस्ट डिफरेंट वन, वाई इज दिस केस द मोस्ट डिफरेंट वन। तो देखो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ऐसी दिखाई देती है। इस बीम के ऊपर हमने यहाँ कुछ ओमेगा वैल्यू का कुछ एक यूडीएल पुट कर दिया, जहां पे ये कुछ लेंथ हमारे पास जो है ये एल के बराबर है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें इस ओमेगा की वैल्यू यानी ओमेगा यू, मैंने बताया था ना कि ओमेगा यू होता है कोलैप्स लोड, कोलैप्स यूडीएल लोड हम इसे बोलेंगे। तो क्या हो गया है कि इस ओमेगा यू की जो वैल्यू है इसके बारे में हमें पता करना है कि ये कितनी है। ठीक है, वर्चुअल वर्क थ्योरम तो वैसा का वैसे ही लगेगा। वर्चुअल वर्क थ्योरम तो जैसे इससे पहले हम लोग लगाते आए हैं वर्चुअल वर्क थ्योरम, वो वैसा का वैसे ही हम लोग यूज करेंगे। वर्चुअल वर्क थ्योरम में हमें पता है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन होता है ना, ये चीज हमें पता है। वी नो दिस थिंग्स, ठीक है। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट इससे पहले वाले केसेस में वी न्यू वेयर प्लास्टिक hinges विल फॉर्म। इससे पहले वाले केसेस में हमें पता था कि प्लास्टिक हिंजेस कहां पे बनती थी, लेकिन इस केस में यही डिफिकल्टी आ जाती है। इस केस में यही डिफिकल्टी आ जाती है, वी डू नॉट नो वेयर द प्लास्टिक हिंजेस देखो एक प्लास्टिक हिंज तो हमें पता है, ये वाली जो प्लास्टिक हिंज है ना इस वाले पॉइंट की, ये प्लास्टिक हिंज तो हमें पता है कि यहाँ पे तो एक प्लास्टिक हिंज बनेगी। लेकिन जो दूसरी प्लास्टिक हिंज है, क्योंकि मिनिमम हमें 2 प्लास्टिक हिंजेस की जरूरत पड़ती है एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम को पूरी तरह कोलैप्स करवाने के लिए, तो जो दूसरी प्लास्टिक हिंज है वो किस पॉइंट पे लाई करेगी यहाँ पे, वी डू नॉट नो वेयर दिस प्लास्टिक हिंज इज गोइंग टू अकर। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्लास्टिक हिंज जो है ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से l माइनस एक्स के बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो अब अगर ये इस पॉइंट पे, इस x वाले पॉइंट पे ये प्लास्टिक हिंज अगर यहाँ पे टूटती है ऐसे में, जहाँ पे ये यहाँ पे एक हिंज है, एक ही यहाँ पे हिंज है, और ये कुछ डिस्टेंस है x और ये कुछ डिस्टेंस है l माइनस एक्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दिस दैट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि इस सपोर्ट की डिग्री ऑफ फिक्सिटी और इस हिंज सपोर्ट की डिग्री ऑफ फिक्सिटी ये दोनों डिफरेंट है। ये यहाँ पे एक तरफ हिंज लगा हुआ है और एक तरफ हमारे यहाँ पे फिक्स लगा हुआ है। ये this is the fixed support and this is the hinge support, so we do not know both of these supports, we know that both of these supports have different degree of rigidity, different degree of fixity अलग अलग है इनकी, इसको इस मेंबर को पकड़ने की क्षमता अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक हिंज जो होगी वो थोड़ी सी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब सेंटर से थोड़ी राइट साइड में शिफ्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हिंज वहां पे डेवलप होगी जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो हल्का सा राइट साइड में अकर करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको फील हो रहा हो, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप तो इसको x ही अज्यूम करके चलो। ठीक है, हमें नहीं पता है कि x की क्या वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि x और l माइनस एक्स ये दोनों सेम तो है नहीं, तो ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी। ठीक है, बिकॉज इससे पहले तक क्या था ना कि सिमेट्रिकल हुआ करता था, ये जो दोनों डिस्टेंसेस हुआ करती थी ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हुआ करती थी, तो इस वजह से ये जो दोनों एंगल्स होते थे अल्फा और ये बीटा ये दोनों के दोनों सेम होते थे जैसे पहले वाले केसेस में। पर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो दोनों डिस्टेंसेस है ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये बात है ना, समझ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज हो गई, अब हमें क्या है, अब हमें पता लगाना है कि x की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये ओमेगा का एक फ्री बॉडी डायग्राम है, यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम में हमने, एक मिनट देखिए, यहाँ पे ये प्लास्टिक हिंज है, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज है, ये इस साइड में प्लास्टिक हिंज है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, अब जब भी ये बीम रोटेट करेगी तो यहाँ पे एक MP एक लोड ऐसा लगेगा, ये MP लोड मैंने ये यहाँ लगा दिया, फिर एक लोड लगेगा इस वाले पोर्शन को सीधा करने के लिए ऐसे। ठीक है, MP
जो पोर्शन होगा इसको सीधा करने के लिए, और एक लोड लगेगा इसको ऐसे में सीधा करने के लिए। तो इस प्रकार से एक लोड लगेगा यहाँ पे MP और एक लोड लगेगा यहाँ पे MP। ठीक है, अभी जो डिस्टेंसेस हैं ये डिस्टेंसेस हमें नोन नहीं है। ठीक है, इस FBD को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस फ्री बॉडी डायग्राम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को, L-x वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो x की वैल्यू जो हमारे पास मिलती है, दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.414 टाइम्स L। 0.414 टाइम्स L के बराबर ये वैल्यू हमको मिलती है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है इसको ज्यादा डिटेल में समझने में। हमें बस इतना पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है, x की वैल्यू 0.414 L के बराबर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये 0.414 L है मेरे पास यहाँ पे, सो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा जो डिस्टेंस है यहाँ पे राइट साइड से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 0.414 L के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक हिंज इतनी डिस्टेंस पे राइट साइड से इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसी वर्चुअल वर्क थ्योरम का उपयोग करेंगे, और इस वर्चुअल वर्क थ्योरम का उपयोग करके फिर वही की वही चीज करेंगे, यानी एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो ओमेगा इंटू एरिया के बराबर होगा। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, ये आप लोग इसको निकाल सकते हैं इस एरिया को। ठीक है, इस एरिया की वैल्यू तो वही रहने वाली है, क्या रहने वाली है, ओमेगा इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ डेल्टा इंटू L, ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ओमेगा की, इसको इस एरिया से हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। सिमिलरली वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल वर्क डन बाय इंटरनल वर्क डन। अब क्योंकि हमें पता है कि हिंजेस सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डेवलप हो रही हैं, इंटरनल वर्क डन विल बी इक्वल टू MP इंटू अल्फा प्लस MP इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये हमारे पास है A पॉइंट पे और ये हमारे पास आएगा C पॉइंट पे। ठीक है, फिर हम ट्रायंगुलर जो ये जो शेप यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे। तो अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स एंड बीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एक्स। ये दो चीजें होती हैं, अल्फा की वैल्यू इसके बराबर होती है और बीटा की वैल्यू इसके बराबर होती है। अब x की वैल्यू हमने जो FBD से सॉल्व की थी वो 0.414 L के बराबर है। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग यहां से उठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फाइनली इस इंटरनल वर्क डन को इस एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि वर्चुअल वर्क थ्योरम हमें यही करने को कह रहा है। ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, जब x की वैल्यू को पहले 0.414 L की जगह पे इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे x की, फिर इस वैल्यू को हम ये इस इंटरनल वर्क डन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर इंटरनल वर्क डन को एक्सटर्नल वर्क डन से के बराबर हम लोग पुट करेंगे। तो जब ये फाइनली ये तीनों स्टेप्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हम ये एक वैल्यू पे हमको एक वैल्यू मिलेगी, और वो जो वैल्यू होती है वो होगी ओमेगा यू की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी 11.565 है या 656 है MP by L square, ऐसा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोलैप्स UDL which is दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोलैप्स UDL। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये शायद 565 है या 656 है, लेकिन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये टोटल जो फिगर है वो इतना ही आएगा तुम्हारे पास। सो इस केस में हमारे पास दो कैच है। इस केस में हमारे पास दो कैच है। पहला कैच क्या है इस केस में कि वी डू नॉट नो वेयर दिस प्लास्टिक हिंज विल अकर। ठीक है, शुरुआत में हमें ये नहीं मालूम था कि ये प्लास्टिक हिंज कहाँ पे अकर करती है। उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम के इक्विलिब्रियम को सॉल्व किया। इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू जो मिली दैट कम्स आउट टू बी 0.414 L। ठीक है, और इस वैल्यू को फिर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को फिर मैंने यहाँ पे पुट किया, और इस वैल्यू को फिर मैं जब यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू को फिर मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू में पुट कर दिया,
और इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को फिर इंटरनल वर्क डन के फॉर्मूले में फिर मैंने पुट कर दिया, और इस इंटरनल वर्क डन को फिर मैंने एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर कर दिया, जो कि वर्चुअल वर्क थ्योरम हमें कह रहा था। जब इन दोनों को मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास ओमेगा यू की वैल्यू आ गई 11.656 mp/L²। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें बस हमें याद रखनी है कि जो बीच वाली जो हिंज है वो कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रही है राइट साइड के सपोर्ट से। पहली चीज तो हमें ये जो है वैल्यू ये हमें याद रखनी है, कौन सी, कि ये वाली जो वैल्यू है कि ये वाली जो हिंज है ये राइट साइड के सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे लाई करती है। पहली बात ये याद रखनी है, और दूसरी बात हमें ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि तो जो कोलैप्स यूडीएल है उसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर द केस ऑफ द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो आई होप यू पीपल हैव गॉट ऑल द रिजल्ट्स विच आई हैव टॉट यू अंटिल नाउ। अब हम एक समरी बना लेते हैं कि हमने कौन से रिजल्ट्स को यहाँ पे आपके सामने निकाला है, पीयू की क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमने दो केसेस को कंसिडर किया था। एक तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड लोड वाले केस को कंसिडर किया है, और दूसरा हमने यूडीएल वाले केस को कंसिडर किया है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड वाला जो केस है इसमें हमने तीन केसेस को कंसिडर किया है। कौन सा? सिंपली सपोर्टेड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम और फिक्स्ड बीम। ये तीन केसेस को हमने कंसिडर किया है यहाँ पे। तो क्या हुआ है कि अब इन तीनों के लिए जब सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम पीयू की वैल्यू होती है 4 mp/L, फिर फिक्स्ड बीम पीयू की वैल्यू होती है 8 mp/L, फिर प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम पीयू की वैल्यू होती है 6 mp/L। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा यू की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 8 mp/L²। यहाँ ओमेगा यू की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 16 mp/L²। यहाँ ओमेगा यू की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 11.656 mp/L²। ठीक है, तो दिस वाज द स्टार केस। ये वाला जो केस था ये सबसे ज्यादा डिफरेंट केस था, ये वाला जहां पे मैंने स्टार मार्क किया, प्रोप्ड कैंटिलीवर विद यूडीएल वाला केस। ठीक है, यहां से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू शुड रिमेंबर कि इस केस में हमारे पास जो प्लास्टिक हिंज है जो मिड सेक्शन में आ रही थी वो 0.414 L की दूरी पे आ रही थी फ्रॉम द राइट सपोर्ट। ठीक है, so this was the summary of the total derivations which we have undertaken until now in lecture number 3 and lecture number 4। इसको अच्छे से आप एक टेबल में बना के लिख लीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, गेट में भी पूछ सकते हैं, और या तो इन फॉर्मूला का यूज करके आपको रिजल्ट्स डिराइव करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अब मैं इस पॉइंट के बाद मैं अब इसको रिपीट नहीं करूंगा कि अगर मैं आपसे डायरेक्टली कहूंगा कि ये कंडीशन और ये कंडीशन है तो आपको पता होना चाहिए कि कोलैप्स लोड की वैल्यू कितनी आती थी उस पॉइंट पे। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, सो दिस वाज ऑल with the first part of collapse load we have completed. Now moving on to the next part of finding the collapse load। उसके लिए अब हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को अब हम लोग जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस को, जिससे हमें और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। Okay, so we can solve this question. It's a very good question. You have to find the collapse load in this member. Find the collapse load in this member। अब ये member मैं बना रहा हूँ आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेक्चर में। सो ये MP के बराबर है, 5 टाइम्स MP के बराबर है, ये MP के बराबर है।
यहाँ पे कुछ लोड हो गया W के बराबर, ये यहाँ से L/3 की दूरी पे है, यहाँ से L/3 की दूरी पे है ना, और ये यहाँ से L/3 की दूरी पे है। यस, वी हैव टू फाइंड द कोलैप्स लोड इन दिस मेंबर। इस मेंबर में हमें कोलैप्स लोड की वैल्यू को पता करना है। अब देखिए ये मेंबर के बारे में खासियत क्या है वो मैंने यहाँ लिख दी है। इट इज़ अ नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर। नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर का मतलब क्या होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन ए से लेकर बी तक दूसरा है और बी से लेकर डी तक दूसरा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसे दूसरा है, क्योंकि जो एमपी की वैल्यू है वो गवर्न होती है क्रॉस सेक्शन से। तो अगर एमपी की वैल्यू यहाँ पे 5 एमपी के बराबर है और यहाँ पे एमपी के बराबर है, एमपी यानी प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, अगर ये 5 टाइम्स है और यहाँ पे सिर्फ एमपी है तो इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो होगा वो अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, अब क्या है, ये लेंथ के अबाउट यहाँ पे हमने W एक लोड लगा दिया है, यहाँ से L/3 के डिस्टेंस में हमें इस W की वैल्यू को पता करना है, WU की, जो कि एक कोलैप्स लोड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो शुरू करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सफिशिएंट नंबर ऑफ हिंजेस जो होती हैं प्लास्टिक हिंजेस, वो एक फिक्स्ड बीम, क्योंकि ये एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, तो ये दोनों साइड में जो एक बीम जो फिक्स होती है उसके लिए हमें 3 नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस की जरूरत होती है। तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे इस मेंबर को कोलैप्स करने के लिए हमें 3 प्लास्टिक हिंजेस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी कि ये प्लास्टिक हिंजेस, ये जो प्लास्टिक हिंजेस हैं, ये प्लास्टिक हिंजेस हमारे पास किस किस पॉइंट पे हैं, वेयर आर दीज प्लास्टिक हिंजेस, कहाँ पे है ये प्लास्टिक हिंजेस। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं आपके सामने 2 केसेस रखूंगा, उसके बेसिस पे मैं आपके सामने 2 केसेस रखूंगा, और ये 2 केसेस है, ये पहला केस ये रहा आपके सामने। इस केस में मैंने प्लास्टिक हिंज को माना है कि ये इस बी पॉइंट पे डेवलप होगी, और दूसरे केस में मैंने माना है कि प्लास्टिक हिंज जो है ये सी पॉइंट पे डेवलप होगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों माना मैंने, ऐसा इसलिए माना मैंने कि प्लास्टिक हिंज कैन ऑलवेज डेवलप एट अ पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन अब्रप्टली चेंज। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शन अब्रप्टली चेंज करता है वहां पे प्लास्टिक हिंज बनने की एक पॉसिबिलिटी होती है। और ये तो हमें पता ही है कि प्लास्टिक हिंज उस पॉइंट के अंडर तो बनता है जहां पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये 2 केसेस बन रहे हैं हमारे सामने, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। फाइन, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों केसेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1 को देख लेते हैं। देखिए केस नंबर 1 में जैसे हमने इससे पहले किया था, यहाँ पे 3 प्लास्टिक हिंजेस बन रही हैं। एक बन रही है हमारे पास इस वाले पॉइंट पे, जो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि आसानी जाए। ए पॉइंट पे बन रही है, एक बी पे बन रही है और एक डी पे बन रही है। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे बनेगी प्लास्टिक हिंजेस। डेल्टा बी, ये जो पॉइंट है हमारे पास डेल्टा, ये जो डेल्टा बी जो है, दिस इज द डिफ्लेक्शन which happens at the central point. Delta C is the deflection which happens under the load, and alpha and beta are the 2 angles which occur at the 2 ends. ठीक है, और ये भी हमें पता है कि जो सेंट्रल प्लास्टिक हिंज होती है उस पर अल्फा प्लस बीटा का एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, बात क्या है कि हमने फिर से वर्चुअल वर्क थ्योरम का उपयोग किया, एक्सटर्नल वर्क डन को इंटरनल वर्क डन के बराबर कर दिया। एक्सटर्नल वर्क डन अभी WU इंटू डेल्टा C के बराबर है। यहाँ पे ये दिस इज डेल्टा C, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट डेल्टा B, दिस इज डेल्टा C। अब देखिए डेल्टा C ये डिफॉर्मेशन है जो इस W के अंडर में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन है डेल्टा C। तो WU इंटू डेल्टा C इज द एक्सटर्नल वर्क डन, जो ये एक्सटर्नल लोड जो वर्क डन करा रहा है, दिस इज द वैल्यू। और फिर इंटरनल वर्क डन जो है, इंटरनल वर्क डन इज, इंटरनल वर्क डन हमारे पास हमें पता है कि प्लास्टिक हिंजेस की लोकेशन पे होता है। तो देखिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, यहाँ पे जो प्लास्टिक हिंज बनेगी वो जो उसके लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो 5 MP के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लास्टिक हिंज बनेगी उसके लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो MP के बराबर होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी MP के बराबर है। अब आते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे जो कैपेसिटी है हमारे पास, दिस कैपेसिटी, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं कि बी पॉइंट एक जंक्शन पॉइंट होता है इस मेंबर का और इस मेंबर का। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है
कि जो रेजिस्टेंस है वो 5 एमपी के बराबर लेना है कि एमपी के बराबर लेना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें सेफ्टी की कंडीशन को कंसिडर करके चलना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास बी पॉइंट पे शो होगा ये एमपी के बराबर होगा, 5 एमपी के बराबर नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि एमपी के बराबर मान लेने से क्या होगा कि ये जो इस साइड का जो मेंबर है, लेफ्ट साइड का जो मेंबर है, ये भी सेफ रहेगा, और ये जो राइट साइड का जो मेंबर है ये भी सेफ रहेगा, और ये जो लेफ्ट साइड का जो मेंबर है ये भी सेफ रहेगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 एमपी लिख दिया, यहाँ एमपी लिख दिया, यहाँ एमपी लिख दिया, और ये जो तीनों मोमेंट्स हैं, दीज आर ट्राइंग टू गेट द डिफॉर्मेशन इक्वल टू 0। ये क्या कर रहे हैं, इसके एंगुलर डिफॉर्मेशन को 0 के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही होता है इंटरनल वर्क डन। तो ये मैंने यहाँ पे इंटरनल वर्क डन का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, ये 5 एमपी इंटू एल्फा के बराबर है, मैंने आधा लिख दिया है। ठीक है, 5 एमपी इंटू एल्फा के बराबर है ये। ठीक, इसके बाद 5 एमपी इंटू एल्फा के बाद नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये 5 एमपी एल्फा ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है एमपी इंटू एल्फा प्लस बीटा, और डी पॉइंट पे है एमपी इंटू बीटा। ये तीनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। फिर क्या है, वर्चुअल वर्क के थ्योरम में इसको और इसको बराबर कर देना है, तो अल्फा और बीटा को मुझे डेल्टा बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है ये इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल को, ये देखिए मैंने यहाँ बनाया है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल डेल्टा बी का, और दिस इज डेल्टा क्या बोलता है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज L/3, दिस इज ट्वाइस L/3, एंड बाय सॉल्विंग दिस हमें अल्फा की वैल्यू इसके बराबर मिल जाएगी, दिस थिंग, एंड बीटा की वैल्यू इसके बराबर मिल जाएगी, दिस थिंग। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यूज है अल्फा और बीटा की, इसको डेल्टा बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और डेल्टा बी जो है बाय द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन डेल्टा बी ट्वाइस टाइम्स डेल्टा सी के बराबर होगा। ये आप सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को अगर आप देखो यहाँ पे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि डेल्टा सी की जो वैल्यू है इसका 2 गुना होता है डेल्टा बी, और ये दोनों वैल्यूज को हम लोग इसको और इसको जब बराबर कर देंगे यहाँ पे, व्हेन वी मेक बोथ दीज वैल्यूज इक्वल, जब ये दोनों को बराबर कर देंगे तब हमारे पास एक WU की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, एंड दैट WU इज 15 MP/L। ठीक है, ये केस 1 का WU है, ये केस 1 का WU है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग केस 2 पे आते हैं। तो केस 2 जो है, मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था कि केस 2 इज नथिंग बट ये जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज मेरे पास लोड के नीचे बन रही है, और यहाँ बन रही है, और यहाँ बन रही है, यानी ए पे, डी पे और सी पे, इन तीनों पॉइंट्स पे प्लास्टिक हिंज बन रही है। ये जो डिफ्लेक्शन है ये डेल्टा सी के बराबर है, ये जो डिफ्लेक्शन है ये डेल्टा बी के बराबर है, और यहाँ पे अब हमें फिर से एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन को बराबर करना है। यहाँ पे जो डेल्टा सी की वैल्यू है दैट इज ट्वाइस टाइम्स डेल्टा बी, वहां पे केस दूसरा था, यहाँ पे केस दूसरा है, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा बी। ठीक है, अब क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा दिस इज WU इंटू डेल्टा सी, क्योंकि हमें क्या है, हमें हमेशा उसी डिफ्लेक्शन को लेना है जो इस लोड के नीचे हमें देखने को मिले। वर्क डन इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन को इंटरनल वर्क डन के बराबर करना है। एक्सटर्नल वर्क डन इज WU इंटू डेल्टा सी, WU इंटू डेल्टा सी। फिर इंटरनल वर्क डन जो है, इंटरनल वर्क डन हमारे पास फिर से इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे आएगा, कहाँ पे, ए पे, सी पे और डी पे। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए पे तो 5 MP ही आएगा, सी पे जो आएगा, सी पे आएगा हमारे पास, क्योंकि सी इस मेंबर के बीचों बीच लाई कर रहा है ये पॉइंट सी, तो इसलिए इस पे जो रेजिस्टेंस आएगा ये MP के बराबर आएगा, और इस पे जो रेजिस्टेंस होगा डी पॉइंट पे ये भी MP के बराबर ही आएगा। तो फाइनली हमने इंटरनल वर्क डन की वैल्यू को निकाल दिया, दिस इज 5 MP अल्फा, 5 MP अल्फा एट दिस पॉइंट, यानी ए पॉइंट पे 5 MP मल्टीप्लाइड बाय अल्फा के बराबर होगा, सी पॉइंट पे MP मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, और डी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो MP मल्टीप्लाइड बाय बीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब फिर से हम लोगों ने इस ट्राइंगल को बनाया, इस ट्राइंगल को बना के हमने अल्फा और बीटा को डेल्टा सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। पहले वाले उसमें डेल्टा बी के टर्म्स में किया था, इस वाले केस में हमने डेल्टा सी के टर्म्स में किया। ठीक है, इस ट्राइंगल को हमने सॉल्व किया। यहाँ पे ये जो लेंथ थी दिस इज L/3, दिस इज ट्वाइस L/3, तो अल्फा और बीटा की नई वैल्यूज हमको मिलेंगी इस केस के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग ये करेंगे कि डायरेक्टली इन इस वैल्यू को अल्फा और बीटा की इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे रिलेशन में, और डेल्टा सी के टर्म्स में ये इंटरनल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, और इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन को बराबर कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 12 MP/L। अब देखो मेरे पास दोनों वैल्यू मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। द फर्स्ट वैल्यू इज दिस एंड द सेकेंड वैल्यू इज दिस, 12 MP/L और 15 MP/L। अब आप खुद सोचो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 12 MP/L की 15 MP/L, 12 MP/L की 15 MP/L। तो 15 MP/L जो है ये बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अज्यूम कर लेते हैं कि MP/L की वैल्यू 1 के बराबर है। अज्यूम कर रहे हैं मतलब सपोज कर रहे हैं कि MP/L जो है ये 1 के बराबर है। तो केस 1 में जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू WU इज इक्वल टू 15, और केस 2 से जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू WU इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है कि अगर ये केस बनता तो 15 किलो न्यूटन या 15 न्यूटन के 15 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन के लोड पे केस 1 पे फेलियर होगा और 12 किलो न्यूटन के लोड पे केस 2 पे फेलियर होगा। तो आप ये बताइए कि इन दोनों में से किस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, इन दोनों में से इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि 12 किलो न्यूटन पे पहले ही केस 2 हो जाएगा और केस 2 से फेलियर हो जाएगा, तो 15 किलो न्यूटन तक लोड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो दैट इज व्हाई द कोलैप्स लोड इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर पीडीएफ से अच्छा ये है कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और दोबारा से इसी को रोक के और इसको अपनी कॉपी में लिखो, अपनी लैंग्वेज में सारी चीजों को, सभी लॉजिक्स को और एवरीथिंग इज नॉट रिटन ओवर हियर। मैंने सारी चीजें बोली है आप लोगों के सामने, आपको सुनना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है वहां पे। अब समझ गए मेरी बात को, है ना? तो अगले उसमें आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे है, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक हिंज लेंथ। प्लास्टिक हिंज लेंथ क्या होता है? ये वो जोन ऑफ लेंथ होता है जहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू MP और My के बीच में वेरी करती है। ठीक है, MP और My के बीच में वेरी करती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यहाँ पे ये एक लोड लगा है W, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा कुछ नजर आएगा हमको यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। इसमें सेंट्रल पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है दिस इज WL/4 विच इज इक्वल टू, जिसको हम MP के बराबर लेंगे। देखो ऑलवेज MP इज ग्रेटर देन My। ठीक है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि शेप फैक्टर जो होता है ये MP/My के बराबर होता है और शेप फैक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट इज व्हाई MP इज ऑलवेज ग्रेटर देन My। तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो मैक्सिमम मोमेंट होगा वो अगर MP के बराबर होगा तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे एक ऐसा मोमेंट आएगा जो My के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे MP के बराबर मोमेंट लग रहा है। तो ये जो एंड वाले जो पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वाला, ये जो दोनों एंड वाले जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों एंड वाले पॉइंट पे मान लो कि My मोमेंट आ रहा है। ठीक है, My के बराबर मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि MP की वैल्यू अगर 15 के बराबर है और तो सेंट्रल पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 15 आ जाएगा, और अगर My की वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो मोमेंट आएगा ये आएगा 10। तो ये जो जोन है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो जोन दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे, जहाँ पे ये 10 से लेकर इस 10 के बीच में, 10 से लेकर 15 और 10 से लेकर 15, ये जो जोन है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है ये MP और My के बीच में लाई कर रही है, इस जोन को ही, इस लेंथ को ही मैं कहता हूँ प्लास्टिक हिंज लेंथ। प्लास्टिक हिंज लेंथ कहता हूं मैं। क्या कहता हूं? प्लास्टिक हिंज लेंथ कहता हूं मैं इसको। ठीक है, तो प्लास्टिक हिंज लेंथ आप समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड? आपको प्लास्टिक हिंज लेंथ की वैल्यू बतानी है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है और एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। हमें पता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में शेप फैक्टर की वैल्यू 1.5 के बराबर होती है और शेप फैक्टर MP/My के बराबर होता है, तो MP इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स My हम लिख सकते हैं।
ठीक है। फिर से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम यहाँ पे ये बनाएंगे। इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये इसके सेंट्रल पॉइंट पे mp के बराबर अगर मोमेंट आया और इसकी कुछ डिस्टेंस के बाद my के बराबर अगर मोमेंट आया तो इसको हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे। mp की वैल्यू जो होती है दिस इज 1.5 टाइम्स my, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, दिस इज नॉट mp, दिस इज my। तो mp इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स my और यहाँ पे ये my है और ये भी my है। तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने आपको बताई थी, दिस इज द प्लास्टिक हिंज लेंथ डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वाइट, ये जो मैंने यहाँ पे शो की है, दिस इज द प्लास्टिक हिंज लेंथ डिस्टेंस। इसी की वैल्यू को हमको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरियन अगर हम लोग ये इस आधे पार्ट ऑफ ट्रायंगल को देखें, यहाँ पे इस आधे पार्ट ऑफ ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, ये यहाँ पे जो बना हुआ है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये जो लेंथ है दिस इज mp, ये जो लेंथ है दिस इज my एंड दिस इज द ओवरऑल लेंथ इज l/2 एंड दिस इज x, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरियन तो आई कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस रिलेशन एंड आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू आपके सामने नहीं लिखी है बिकॉज आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस एंड टू राइट द वैल्यू ऑफ x इन द कमेंट सेक्शन, कि x की वैल्यू कितनी होगी कमेंट सेक्शन पे आप लिखिए, ठीक है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग यहाँ पे अटेंटिव हैं और समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। x की वैल्यू को यहाँ पे आप कैलकुलेट करके लिखो, ठीक है। जब x की वैल्यू को आप लिख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये x डिस्टेंस है ये इस जोन का, और तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है तो ये दोनों डिस्टेंस x के बराबर है जो मैंने यहाँ पे शो की है। तो ओवरऑल लेंथ जो है वो l के बराबर है। तो ओवरऑल लेंथ को अगर मैं x से ओवरऑल लेंथ को अगर मैं ट्वाइस x से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास फाइनल लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर। अब मैं आपके सामने जब x की वैल्यू आपको मिल जाए ना तो क्या करना, उस x की वैल्यू को पुट कर देना इस रिलेशनशिप में, ठीक है। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l आएगी, उसको जब आप इस रिलेशनशिप में पुट करोगे then you can very easily find out that the length of plastic hinge is equal to l/3। तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर एक l लेंथ का मेंबर है तो उसके जो मिडिल जो थर्ड यानी l/3 की जो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी दिस विल बी द प्लास्टिक हिंज लेंथ, यही होगी प्लास्टिक हिंज लेंथ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग क्रॉस सेक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, आई सेक्शन, इन सब के लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास किसकी, शेप फैक्टर की, वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग शेप फैक्टर की वैल्यू के लिए ये जो प्लास्टिक हिंज की लेंथ होगी ये भी वेरिएबल होगी। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू इन वेरियस अदर केसेस। तो आप अलग अलग केसेस को अज्यूम कीजिए यहाँ पे और एक या दो और केसेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं तो प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे भी आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्वेशन लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। द ऑब्जर्वेशन इज दैट इफ द शेप फैक्टर इज लेस द प्लास्टिक हिंज लेंथ इज लेस। देखिए प्लास्टिक हिंज लेंथ जो है ये डिपेंड करती है शेप फैक्टर पे। शेप फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती चली जाएगी उतनी ज्यादा प्लास्टिक हिंज की वैल्यू होती चली जाएगी। और मैंने आपको पहले ही इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हर टाइप के क्रॉस सेक्शन का शेप फैक्टर बताया था। याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल होता है, एक डायमंड सेक्शन होता है, एक आई सेक्शन होता है, एक सर्कुलर होता है, एक रिंग सेक्शन होता है ना। तो इन सभी के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू हमें नोन है। इन सब के लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू उससे हम ये जज कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक हिंज की लेंथ होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है पेपर में कि अगर दो क्रॉस सेक्शन आपको दे दिए जाए तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन में किसकी वैल्यू प्लास्टिक हिंज लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है और एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जिनमें सेम टाइप की लोडिंग लगाई हुई है और जिसकी लेंथ सेम है मेंबर की, तो इन दोनों केसेस में से किसकी वैल्यू ऑफ प्लास्टिक हिंज लेंथ विल बी मोर, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। आपको पता है कि ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू 2.34 के बराबर होती है, रेक्टेंगुलर के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू 1.5 के बराबर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके लिए शेप फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए प्लास्टिक हिंज लेंथ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना गेट के पेपर में।
गेट के पेपर में हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, लॉजिकली उसके आंसर तक पहुंचना होता है। ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वरना कभी भी रैंक नहीं आएगी गेट के पेपर में। रैंक तो छोड़ो, सिलेक्शन होना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, हमें जज करना होता है कि किस क्वेश्चन में कलम चलानी है और किस क्वेश्चन में कलम नहीं चलानी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी ऑब्जर्वेशन है कि ये एक ऑब्जर्वेशन तो नहीं कहूंगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ये रिजल्ट क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे एक यूडीएल लगा हुआ है ओमेगा, ठीक है, ये केस है, दिस इज द केस, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है एल कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो हमें बताना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो प्लास्टिक हिंज लेंथ की जो है, जो प्लास्टिक हिंज की जो लेंथ है वो कितनी है। प्लास्टिक हिंज की जो लेंथ है दिस इज एल मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन शेप फैक्टर। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, लेकिन ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम होगी जिसपे एक यूडीएल लगा होगा। ये दोनों केस होने चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में डायरेक्टली आपको शेप फैक्टर की वैल्यू को पुट कर देना है और इस शेप फैक्टर की वैल्यू को पुट करके आपको एक प्लास्टिक हिंज लेंथ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस टाइप के केस को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे इस फॉर्मूले से प्लास्टिक हिंज लेंथ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सो दिस एंड्स the concept of plastic hinge. Now we are going to move forward to a last topic of plastic analysis, that is mechanism. देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि mechanism is nothing but it is an unstable condition, ठीक है। अब अनस्टेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इसकी मैकेनिज्म अगर जनरेट हो गया तो उसका मतलब है कि अब जस्ट कोलैप्स होने ही वाला है, कोलैप्स को अब कोई रोक नहीं सकता, बस प्रलय आने वाला है, अब मेंबर नहीं बचेगा, खत्म है मेंबर, ठीक है। तो जो मेंबर खत्म है उस मेंबर को खत्म होने को किस किस तरीके से वो मेंबर खत्म होगा, ठीक है, किस किस तरीके से उस मेंबर को के कोलैप्स होगा, उसको हमने 3 प्रकार से यहाँ पे मैंने शो किया है, ठीक है। तो पहला है बीम मैकेनिज्म, दूसरा होता है कॉलम मैकेनिज्म, तीसरा होता है कंबाइंड मैकेनिज्म, ठीक है। बीम, कॉलम एंड कंबाइंड। अब देखो ये होता है बीम मैकेनिज्म, ये जो है ये मैंने फ्रेम के केस लिए, आपको भी ऐसे ही आएंगे, ये सब फ्रेम के केसेस हैं, ये सब फ्रेम के केसेस हैं आपके पास। तो यू आर गोइंग टू गेट ऑल दी बोथ दीज केसेस। और जो फ्रेम का जो केस है इनमें एक तो बीम से, एक तो कॉलम से और एक कंबाइंड मैकेनिज्म, इन तीनों से फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो जो बीम मैकेनिज्म का फेलियर है वो ऐसा कुछ नजर आता है मेरे पास यहाँ पे, जिसमें मेरे पास 3 इंजेस बनती हैं, एक इस पॉइंट पे बनेगी, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर मैं आता हूँ कंबाइंड ये कॉलम मैकेनिज्म पे। कॉलम मैकेनिज्म पे 4 इंच बनेंगी, 1, 2, 3 और 4। बेसिकली देखो एक फ्रेम को कोलैप्स होने के लिए 4 हिंजों की जरूरत होती है, 4 हिंजों की जरूरत होती है एक फ्रेम को कोलैप्स होने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बीम मैकेनिज्म में हम ये कहेंगे कि वो फ्रेम क्या पार्शियली कोलैप्स हो गया। क्या हो गया? पार्शियली कोलैप्स हो गया, मतलब एक और हिंज अगर और होगी तो कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर का मेंबर भी टूट गया तो भी हम पूरे फ्रेम को टूटा हुआ ही मानते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इस केस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा जो केस है दिस इज द कंबाइंड केस। मैंने कंबाइंड थोड़ा बुरा सा लिखा है, आप अच्छे से लिख लेना। दिस इज द कंबाइंड मैकेनिज्म केस। कंबाइंड मैकेनिज्म केस में क्या होता है कि जो प्लास्टिक हिंजेस होती हैं वो इस पॉइंट पे बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी, इस पॉइंट बनेगी और इस पॉइंट बनेगी, यानी 4 हिंजेस इसमें बनेगी, 4 इसमें बनेगी और 3 इसमें बनेगी, ठीक है। अभी जो 4 हिंजेस इसमें बनेगी, इन 4 हिंजेस की जो लोकेशन है वो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। आप पूछेंगे सर यहाँ पे हिंज क्यों नहीं बनी? यहाँ पे बेटा हिंज इसलिए नहीं बनी बिकॉज द 90 डिग्री एंगल जो इनिशियली इस फ्रेम का जो 90 डिग्री एंगल जो था वो 90 डिग्री एंगल डिफॉर्मेशन के बाद भी 90 ही बना हुआ है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट पे कोई डिफॉर्मेशन आया ही नहीं, यानी ये जो मेंबर है और ये जो मेंबर है ये दोनों का दोनों अपने ओरिजिनल शेप को ही रीगेन किए हुए हैं। तो अगर ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन किए हुए हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होगा?
देयर इज नो नीड टू डेवलप एनी प्लास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस, है ना। दैट इज वाई देयर इज नो प्लास्टिक हिंज एट दिस पॉइंट, ठीक है। और प्लास्टिक हिंज की बाकी जो व्हाइट डॉट्स है ये प्लास्टिक हिंज के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कॉलम मैकेनिज्म और कंबाइंड मैकेनिज्म तभी आ सकता है जब मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड होता है। ये मैकेनिज्म तब होगा जब अपने पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स लोड होगा, और ये जो दोनों मैकेनिज्म है ये मेरे पास तब होंगे जब मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड होगा, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मतलब जैसे ये बीम मैकेनिज्म है और कॉलम मैकेनिज्म है, ये दोनों जो मैकेनिज्म है ये इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है, और ये कंबाइंड मैकेनिज्म अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इससे हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जो होते हैं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज लोकेशंस, पॉसिबल प्लास्टिक हिंज की जो लोकेशन है वो कितनी है, माइनस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, माइनस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। जैसे यहाँ पे पॉसिबल लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन कौन सी है, 1 2 3 4 और ये बीच वाला 5, ये 5 लोकेशन है जहां पे प्लास्टिक हिंज बन सकती है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल लोकेशन पे ये 5 आ जाएगा, और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी तो आपको निकालना आती ही है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी को आप लोग निकाल लो, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हमारे पास हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, कन्वेंशनल लेवल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहां इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं आपको बिकॉज इस क्वेश्चन का किसी भी स्टेप को उठा के वो लोग ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, अलग अलग केसेस बन सकते हैं इसमें, वो आप अपनी एक बुक आती है एस के दुग्गल नाम से एक बुक आती है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, वो आप अगर हो सके तो आप उसको परचेज कर लीजिए, और उस बुक में आपके पास और अच्छे क्वेश्चन आपको कोलैप्स लोड निकालने के और अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वो बुक मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर प्रीवियस ईयर अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक मिल जाए तो वो तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो वी हैव इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड की वैल्यू को हमें पता करना है जब यहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, ये डब्ल्यू लोड लग रहा है, 3 मेंबर है हमारे पास, इसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी सेम है, एमपी के बराबर है, ये L/2 है, ये L/2 है, ये L/2 है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमें नहीं पता कि ये मेंबर कैसे फेल होगा, बीम से फेल होगा कि स्वे से फेल होगा कि कंबाइंड से फेल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों मैकेनिज्म को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, यानी तीनों मैकेनिज्म अज्यूम करके हम वर्चुअल और थ्योरम का उपयोग करेंगे, और हम क्या करेंगे कोलैप्स लोड की वैल्यू निकालेंगे तीनों मैकेनिज्म के लिए। किसके लिए, बीम के लिए, स्वे के लिए और कंबाइंड के लिए, ठीक है। तीनों के लिए हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे और फिर उन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बीम मैकेनिज्म को लेकर चलते हैं। बीम मैकेनिज्म में हमें पता है कि इस टाइप का एक डिफॉर्म्ड शेप हमें मिलता है। अब देखो क्योंकि यहाँ हिंज बनी है, ये हिंज बनी है और ये हिंज बनी है, तो दिस केस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्लास्टिक सिमिलर टू दैट ऑफ अ फिक्स्ड बीम। जो फिक्स्ड बीम होती है उससे सिमिलर है ये केस। और हमें पता है कि फिक्स्ड बीम के केस में जो कोलैप्स लोड होता है वो 8 MP/L के बराबर होता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस बीम मैकेनिज्म, इट इज डायरेक्टली WU इज इक्वल टू 8 MP/L यू कैन टेक, ठीक है। इसको डायरेक्टली फिक्स्ड बीम वाले रिजल्ट से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तो दूसरा मैकेनिज्म है दिस इज द स्वे मैकेनिज्म। स्वे मैकेनिज्म में क्या होता है, स्वे यानी किसी को धक्का देना, ठीक है, या हिल जाना, अपनी जगह से हिल जाना। तो ये जो लोड है, हॉरिजॉन्टल जो लोड आ रहा है हमारे पास, ये क्या करेगा, इस फ्रेम को राइट साइड में धक्का दे देगा। तो ये जब उसको धक्का देगा तो यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले उसमें आपको बताया था कि 4 जगह पे हिंजे बनती हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन यहाँ पे 3 ही जगह बनेगी। वजह क्या है कि इसके एक साइड का जो सपोर्ट है ये एक हिंज सपोर्ट है, एक फिक्स सपोर्ट नहीं है। और हमें पता है कि हिंज सपोर्ट पे जो रेजिस्टेंस होता है रोटेशन के लिए वो 0 होता है। हिंज सपोर्ट क्या करता है, जब भी कोई मेंबर रोटेट करता है किसी पॉइंट पे तो उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता, फिक्स सपोर्ट ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एमपी जो जनरेट हो रहा है प्लास्टिक मूवमेंट वो यहाँ जनरेट नहीं होगा, ठीक है। वो जनरेट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। मैंने रेड से ये तीनों प्लास्टिक हिंजेस को यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। हमें
एक्सटर्नल वर्क डन को इंटरनल वर्क डन के बराबर करना है। एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है ये होता है डब्ल्यू इंटू डेल्टा, तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा मैंने यहाँ लिख दिया। इंटरनल वर्क डन जो होगा दिस इज एमपी इंटू फाइव। अब देखो ये एमपी इंटू फाइव ये वाला है, इस वाले पॉइंट का एमपी मल्टीप्लाइड बाय फाइव, ठीक है। ये वाला जो एमपी इंटू फाइव है ये वाला है, ठीक है, इस वाले पॉइंट का। और लास्ट वाला ये जो है एमपी इंटू फाइव ये वाला है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट पे तीन अलग अलग मूवमेंट क्या कर रहे हैं, इस रोटेशन को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू को मैं इक्वेट कर दूंगा एक दूसरे से, देन वी कैन फाइनली गेट दैट डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी और ये फाइव की वैल्यू को फिर मैं डेल्टा से रिलेट कर दूंगा। ये देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में फाइव है, ये L/2 है, ये डेल्टा है। तो ये हम बाय सिंपल ज्योमेट्री वी कैन फाइंड आउट दिस रिलेशन, और इस रिलेशन को यहाँ पुट करके इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन को बराबर करने के बाद वी कैन फाइंड आउट दैट डब्ल्यू की वैल्यू जो है ये 6 MP बाय L के बराबर होगी फॉर द स्वे मैकेनिज्म केस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट केस दैट इज द कंबाइंड मैकेनिज्म केस। तो कंबाइंड मैकेनिज्म में क्या होता है, कंबाइंड मैकेनिज्म में मेरे पास ये जो बीम है, मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ पे हिंज नहीं बनेगी, यहाँ हिंज बनेगी, यहाँ हिंज बनेगी और यहाँ हिंज बनेगी, और यहाँ पे भी हिंज नहीं बनेगी इस केस में। क्यों? क्योंकि ये एक हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट पे रेजिस्टेंस नहीं मिलती, ठीक है। तो फिर से हमें पता है कि एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, ये दिस लोड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट दैट इज डब्ल्यू इंटू डेल्टा, और दिस लोड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट दैट इज डब्ल्यू इंटू डेल्टा। अब आप कहोगे सर कि ये जो डेल्टा है ये भी और ये जो डेल्टा है ये भी, ये दोनों डेल्टा बराबर कैसे हो गए? तो देखो वर्चुअल वर्क थ्योरम जो होता है, वर्चुअल वर्क थ्योरम अज्यूम्स दैट द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज टेकिंग प्लेस इज वेरी स्मॉल, काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो। तो इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो कि एक डिस्प्लेसमेंट है 0.00 कुछ मान लो 3 एंड और 0.004, तो आप ये बताओ 0.003 और 004 में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं होता। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी अज्यूम दिस वैल्यू एज सेम, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करके मैं एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर मैं इंटरनल वर्क डन की वैल्यू को देखता हूं, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एमपी इंटू फाइव के बराबर होगा, ये एंगल फाइव है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फाइव जो है ये डेल्टा और L/2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये फाइव जो है ये भी डेल्टा और L/2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो एंगुलर डिफॉर्मेशन बी पॉइंट पे आएगा और जो एंगुलर डिफॉर्मेशन ए पॉइंट पे आएगा, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। देखिए ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये जो दोनों ट्राइंगल है, बोथ दिस ट्राइंगल आर सेम, एक जैसे ही है दोनों के दोनों ट्राइंगल। दैट इज वाई ये फाइव की वैल्यू भी सेम बनी रहेगी, ठीक है। तो फिर ए पॉइंट पे एमपी इंटू फाइव के बराबर होगा, बी पे तो आएगा नहीं क्योंकि प्लास्टिक हिंज डेवलप नहीं होगी। सी पॉइंट पे एमपी इंटू 2 के बराबर होगा, ठीक है। डी पॉइंट पे देखिए अब दो मेंबर है, एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है, और दोनों मेंबर डिफॉर्म हो गए, ठीक है। तो एक मेंबर पे मोमेंट लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में जो इसको जीरो बनाने की कोशिश करेगा, और एक मेंबर पे मोमेंट लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो इसको जीरो बनाने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया डी पॉइंट पे एमपी इंटू फाइव और एमपी इंटू फाइव, ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों सेम होगी, लेकिन एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग मेंबर पे ये वैल्यूज लगेंगी, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन को इंटरनल वर्क डन के बराबर कर देंगे, और इसको बराबर करने के बाद मेरे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 MP बाय L, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, हम ये जो तीनों मैकेनिज्म है, इन तीनों मैकेनिज्म के लिए डब्ल्यू की वैल्यू को इस टेबल में लिख देंगे, एक 8 MP बाय L, 6 MP बाय L और 5 MP बाय L। अब इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5 MP बाय L, जो कि कंबाइंड मैकेनिज्म के केस में आ रही है। तो इस मिनिमम वैल्यू को ही मैं इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए कोलैप्स लोड घोषित कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, तीनों के लिए हमें पहले कोलैप्स लोड निकालना है, फिर उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी कोलैप्स लोड की, उसको इस पूरे मेंबर के लिए कोलैप्स लोड घोषित कर देना है, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस। I hope you people liked it. If you people understood each and every concept which I would like to deliver, तो आप नीचे जो लाइक बटन है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये पूरे जो लेक्चर जो सीरीज है उसको शेयर करना नहीं भूलना है सब लोगों को, ठीक है। आई थैंक यू अगेन फॉर बीइंग पेशेंट इनफ टू लिसन टू दिस होल लेक्चर ऑफ माइन, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टे indoors, stay safe. Thank you very much.